अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो फोर्सेस में बेसिक फोर्सेस की डेफिनेशन और उसमें रिजल्टेंट फोर्स जो फाइंड आउट करनी होती है वो हमने डिस्कस किया था। जिसमें दो कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट थे। एक तो ये था कि अगर फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट कर रही हो तो उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो तो बहुत बेसिक होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट था, जिसका क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपके पास एग्जाम में आपने देखे थे, एक सॉल्व किया था, बाकी आपको स्क्रीनशॉट सेंड किए थे प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें 90 डिग्री एंगल क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरह से आएंगे। ठीक है, एक ये उसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से इसमें एक और कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं। वो भी आपके पास मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए पूरा एक पार्ट क्वेश्चन का आ सकता है। ठीक है, तो और उसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। और कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल मोशन। अच्छा, फ्री फॉल मोशन आपके पास बहुत सिंपल सा सिनेरियो होता है। जैसे आप किसी भी पैराशूटिस्ट की एग्जांपल ले लो, पैराट्रूपर की एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो जंप करते हैं बहुत हाइट से, तो हाइट से जंप करने के बाद वो अपनी बॉडी को थोड़ी देर बैलेंस करते हैं, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर वो कुछ टाइम बाद पैराशूट को ओपन करते हैं। ठीक है, मतलब ये आपने वीडियोस और उसमें देखा ही होगा कॉमनली कि इसी तरह का सिनेरियो होता है कि जब वो जंप करते हैं तो थोड़ी देर मतलब टाइम गुजरने तक वो अपनी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस करते हैं और फिर वो पैराशूट को ओपन करते हैं। ठीक है, एक सर्टेन हाइट पर आकर एक सर्टेन टाइम के बाद। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल होती है हर वक्त। तो हमें एयर रेजिस्टेंस के साथ इसको डिस्कस करना है। हाँ, इन केस अगर वो आपसे वैसे जर्नली कभी पूछें कि फॉर एग्जांपल अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है, तो अगर आप एक हैवी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्नोकर बॉल है। स्नोकर बॉल को आप ड्रॉप करते हो और एक पेपर बॉल को ड्रॉप करते हो। ठीक है सर, एक सेम हाइट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये बात करें कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, नो एयर रेजिस्टेंस। ग्रेविटी है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब एक आपके पास जो है वो स्नोकर बॉल है, लेट सपोज। उसका मास बहुत ज़्यादा होता है पेपर के कंपैरिजन में। और एक आपने सिंपल पेपर बॉल को ड्रॉप किया। अगर इन दोनों को ड्रॉप करते हैं एक सेम हाइट से एक सेम टाइम पर, तो दोनों में से सबसे पहले कौन ग्राउंड को आकर हिट करेगा अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो। अगर एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ ग्रेविटी हो, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से दोनों का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो डाउनवर्ड तो ये जाएंगे। और अगर एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ नीचे आते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, जो आपके पास ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा चुका है इस चीज़ पर। और उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि हमारे पास डेली लाइफ की एग्जाम्पल में ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस ना हो, होती है। लेकिन हम उसमें से ट्राई करते हैं कि 95%, 98% एयर को अगर हम रिमूव कर सकें और उससे आपको ये आइडिया हो सके कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो क्या होता। ठीक है, तो दोनों चीज़ें देखते हैं, विदाउट एयर रेजिस्टेंस भी और विद एयर रेजिस्टेंस भी, तो दोनों का जो सिनेरियो होगा, हाँ, वो आपको एक क्लियरली पता चल जाएगा। और फिर आपको रिलेट करना आसान रहेगा हमेशा, जब भी आप उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करोगे किसी भी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर
अच्छा, जो एस्ट्रोनॉट्स को बेसिकली ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है, तो उस जगह पर इस चीज़ को टेस्ट किया गया, क्योंकि वहां पर वैसे भी उन्हें इस चीज़ को ट्रेन किया जाता है कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो फिर आप वहां पर किस तरह से सरवाइव करोगे सारी चीज़ें। अब ये जो पूरा चेम्बर है, ठीक है, इसमें से एयर को पंप आउट करना है। ठीक है, मतलब ये पूरा पैक है, और बस डोर ओपन होंगे तो एयर एंटर होगी, तो उसको पूरी एयर को यहाँ से पंप आउट करना होगा। अच्छा, पहले एक एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नॉर्मल होगा। ये एक सर्टेन हाइट तक इसे लेकर गए, और जो अभी आपने जैसे कुछ ने आंसर बताया कि बॉल पहले आकर हिट करेगी ग्राउंड को, वो तब होता है जब नॉर्मल कंडीशन हो, एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल हो। अभी यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें से बॉलिंग बॉल सबसे पहले आके हिट करेगी। ठीक है, अब इसने देखो इतना पहले हिट कर दिया, और वो फेदर्स अभी तक मूव ही कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और काफी देर बाद आकर उन्होंने उस सेम पॉइंट को हिट किया। ठीक है, अब आप देखो दोनों का रिलीज टाइम, रिलीज पॉइंट बिल्कुल सेम था। अब इसमें से अगर एयर को बिल्कुल पंप आउट किया जाए, अब इसको बिल्कुल पैक करके, मतलब 100% तो नहीं होगा, लेकिन आप ये कह सकते हो कि 90%, 95% हम इसे वैक्यूम बनाते। अब आप जब रिलीज देखोगे दोनों का, दोनों को एक ही टाइम पर सेम पोजीशन से रिलीज किया है, स्लो मोशन में दिखा रहे हैं इस वजह से, ताकि आप इसको रिलेट कर सको आसानी से हर पॉइंट पर, कि वो बिल्कुल दोनों सेम पोजीशन, सेम टाइम और सेम उससे एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। अब आप देखो एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो फेदर भी बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रहा है, वो फ्लोट करता हुआ नहीं आ रहा, और दोनों एक ही टाइम पर बिल्कुल सेम उसी तरह से आकर हिट किया उन्होंने सरफेस को। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है वैक्यूम में। अच्छा, अब वैक्यूम वाला सिनेरियो तो हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो एयर रेजिस्टेंस होती है, तो हमें एयर रेजिस्टेंस को काउंट करना है। तो इसके लिए पैराशूटिस्ट वाली एग्जांपल अगर आप लो, तो जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि एयर रेजिस्टेंस कैसे बैलेंस होगी, क्या सिनेरियो होगा, तो उसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे एक स्पीडोमीटर बना है। स्पीडोमीटर से आपको स्पीड का आइडिया होता रहेगा कि स्पीड कैसे चेंज हो रही है, तो उसको आपने देखना है, उसको फोकस रखना है, ताकि जब हम आंसर लिखेंगे ना तो आपको रिलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, वरना फिर वहां पे कंफ्यूजन होती है, ये कैसे पता चला स्पीड कम हो रही है ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये सिनेरियो देखोगे तो याद रहेगा। अभी तो स्टार्टिंग में तो स्पीड तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, और अब आहिस्ता आहिस्ता देखो स्लो हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग में आप देखो स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन बहुत तेजी से चेंज हो रही थी, फिर एक्सेलरेशन थोड़ा स्लो हो गई, मतलब स्पीड का चेंज कम हो गया, और एक टाइम पर आकर कांस्टेंट हो गई। तो वो जो हम बात कर रहे थे ना कि बॉडी को बैलेंस करना होता है, वो इसीलिए बैलेंस करते हैं ताकि वो एक कांस्टेंट स्पीड पर आ जाए। ठीक है, उस पे क्या होगा कि वो चेंज आना बंद हो जाएगा, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब पैराशूट जब ओपन होगा तो बहुत तेजी से स्पीड डिक्रीज होगी, यानी डेसेलरेशन होगा, और फिर देखो डेसेलरेशन कम हुआ, और ये एक वैल्यू पर आकर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो 55 से स्पीड 5 पर आ गई, 50 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये पैराशूट वाला जो पूरा सिनेरियो है, ये हमारे पास एक्सप्लेन करने को आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें आनी चाहिए, वैक्यूम वाली नहीं आएगी, क्योंकि वैक्यूम में तो आपको पता है कि वो एक ही साथ फॉल करेंगे, तो बस आपको वो याद होना चाहिए कि अगर वो आपसे कहें कि एयर रेजिस्टेंस ना हो तो फिर क्या सिनेरियो होगा, तो उसमें फिर आप बता सकते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही साथ फॉल करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एरोडायनेमिक्स में भी यूज होता है ये सिनेरियो, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, होती तो एयर रेजिस्टेंस ही है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम सिर्फ ग्रेविटी, अब यहाँ पर जो फोर्स है ना वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अप्लाई हो रही है, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं करना, सिर्फ ड्रॉप करना है फ्रीली, तो इसलिए कोई और फोर्स नहीं है यहाँ पर।
सो फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर वो आपसे एक्सप्लेनेशन कभी पूछें फॉर सपोज वैक्यूम के बारे में, तो अभी जैसे आपने ऑब्जर्व किया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर, नो एयर रेजिस्टेंस, एक्स, तो सिर्फ एक ही फोर्स बचेगी, जैसे यहाँ पर अभी हम ड्रॉ कर रहे थे, सिर्फ बॉडी का वेट, ओनली वेट ऑफ द बॉडी causes the object to accelerate. अब क्योंकि आपने रेस्ट से ड्रॉप किया था ना, तो इनिशियल स्पीड जीरो थी, तो जाहिर सी बात है जब इनिशियल स्पीड जीरो थी उसके बाद स्पीड बढ़ेगी, तो उसमें एक्सेलरेशन तो आएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो जैसे आप फ्री फॉल मोशन में अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होती है, पेपर के स्टार्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है 9.8, पहले 10 गिवन होती थी, अब 9.8, तो सेम उसी एक्सेलरेशन से सारी बॉडीज फॉल करेंगी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब है स्मॉल जी के लिए जो हम वैल्यू लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी बात हो रही है। और मास ऑब्जेक्ट का कितना कम या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा फिर। हाउ हैवी और ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो अगर कभी वैक्यूम के बारे में क्वेश्चन आए तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, इसमें और कुछ ज़्यादा आपको नीड नहीं है मेंशन करने की। सही कितने मार्क्स होता है? ये वाला आपसे वैक्यूम वाला तो खैर नहीं पूछते, लेकिन इन केस 1 या 2 मार्क के लिए कभी रीज़न आ भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इसमें सिंपल सी बात ये बतानी होती है कि वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ बॉडी का वेट एक ऐसी फोर्स है जो एक्ट कर रही है, और सारी बॉडीज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से फॉल करती है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन बतानी होती है, जैसे आपने वीडियो में देखा। ठीक है। और इसके बाद वाला जो पार्ट है ना एयर रेजिस्टेंस वाला, वो इम्पोर्टेंट है। वो आपके पास 4 मार्क्स के लिए आता रहा है। ठीक है। और उसका ग्राफ भी बनता है, ग्राफ एमसीक्यूज में भी आता है आइडेंटिफाई करने के लिए, या कभी कभार उसमें कोई एक पार्ट आपसे पूछ लेते हैं कि इस पार्ट को आप एक्सप्लेन करो, या इस पॉइंट को मार्क करके दिखाओ ग्राफ में, तो इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे। तो अभी जो एयर रेजिस्टेंस यानी जो पैराशूटिस्ट वाली आपने वीडियो देखी थी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखो, फ्री फॉल इन एयर, तो अब एयर रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है।
अच्छा, पहले इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उन पॉइंट्स को मार्क करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर कौन से ग्राफ में किस पोजीशन को उन्होंने शो किया है। ठीक है, तो फ्री फॉल मोशन में पहली बात तो ये कि एयर रेजिस्टेंस अब इंक्लूड है, और एयर रेजिस्टेंस एक ऑपोजिट फोर्स का काम करेगी यहाँ पर, इज एन ओपोजिंग फोर्स। पहले नहीं थी, इस वाले सिनेरियो में है, opposing force which acts opposite to the weight of a body। या आप इसको मोशन की डायरेक्शन भी कह सकते हो, लेकिन फिलहाल हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पर वेट की ही बात होगी। दूसरा पॉइंट कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे वीडियो में आपने ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे वो डाउनवर्ड जा रहा था उसकी स्पीड बढ़ रही थी। आप भी अगर वॉकिंग कर रहे हो, वॉकिंग करते करते फिर आप रनिंग करना शुरू कर दो, तो उसमें क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस फिर आपको ज्यादा फील होती है। ठीक है, तो इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ रही थी। सो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड। एक और बात कि एयर रेजिस्टेंस सरफेस एरिया की वजह से भी बढ़ सकती है। आपने जैसे देखा था जब उन्होंने जंप किया तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसलिए वहां पर वो फॉलो करते हैं ताकि मैक्सिमम एरिया जो है वो स्प्रेड आउट हो सके। जैसे पेपर है ना, पेपर को आप बिल्कुल फ्लैट ड्रॉप करो तो फ्लोट होता हुआ आएगा, अगर आप उसको बॉल बनाकर ड्रॉप करो तो थोड़ा तेजी से आता है नीचे। तो जितना बड़ा एरिया होगा, जैसे पैराशूट का एरिया बहुत बड़ा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड बहुत स्लो हो गई थी उसकी। तो एयर रेजिस्टेंस एरिया इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस। ओके, अब उसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे रेस्ट से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, रेस्ट का मतलब आपको पता है कि उसकी इनिशियल स्पीड जीरो थी। ठीक है, इनिशियल स्पीड जीरो है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं कंप्लीट करके फिर जूम आउट कर दूंगा, ठीक है, फिर आप उस कंप्लीट को नोट कर लेना। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जब आप इसे रेस्ट से रिलीज करोगे, तो रेस्ट से रिलीज करने के बाद अब ये एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, एक्सेलरेट करना आप लिख सकते हो या उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, दोनों एक ही बात है। तो आप इसे लिखोगे इट एक्सेलरेट्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी ऐसी फोर्स है जो उसे डाउनवर्ड पुल कर रही है। और तीसरी बात ये कि जो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन होगी, स्टार्टिंग बिल्कुल,
तो वो वही 9.8 के इक्वल होगी जैसे हमने ऊपर बात की। क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में एयर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा एक्ट नहीं करती। ठीक है, कुछ मिली सेकेंड्स लेगी वो, और उसके बाद फिर वो आपको ज्यादा फील होना शुरू हो जाएगी। इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और फिर आपने जैसे ऑब्जर्व किया था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही थी, और एक पॉइंट पर आकर स्पीड कांस्टेंट हो गई थी। ठीक है, तो अब उस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। एज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस also increases, and eventually becomes equal। तो जो बॉडी का वेट होगा उतनी ही एयर रेजिस्टेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा था स्पीड एक नंबर पर आकर 55 पर आकर कांस्टेंट हो गई थी। अच्छा, जरूरी नहीं है 55 हो, वो बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है। तो लेकिन एक वैल्यू कांस्टेंट आपको मिल जाएगी। और इस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर आप रिजल्टेंट फोर्स की बात करो, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि जितनी फोर्स डाउनवर्ड थी उतनी अब आपको अपवर्ड भी मिल रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। क्योंकि इसका जब क्वेश्चन आता है ना, वो आपसे इसी तरह से पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। तो फिर आपको सारी चीजें रिलेट करनी पड़ती है प्रॉपर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस तो है नहीं। रिजल्टेंट फोर्स, और जब फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। नहीं नहीं, अभी ये जो रेड और ब्लू वाला पार्ट है ना, ये स्टेप्स हैं पूरे वन बाय वन। वो पॉइंट्स में बस अलग अलग कर दिया ताकि उससे ये होता है, आसान हो जाता है याद करना। एक पूरा पैराग्राफ होता है ना, तो बहुत लेंदी लगता है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। आप एक ही साथ लिखोगे, ठीक है, अभी क्वेश्चन देखोगे आपको आइडिया भी हो जाएगा। अभी इसकी डायग्राम भी बनाएंगे ना, तो उसमें आपको और आइडिया हो जाएगा कि किस पॉइंट पे कैसे आपने लिखना है। जब 4 मार्क्स का आएगा तो आप पूरी डिटेल लिखोगे। ठीक है। हाँ, जब कभी 1 मार्क का आ रहा हो, 2 मार्क का आ रहा हो, तो सिर्फ आप वो पार्ट पूछ बता दोगे जो उन्होंने पूछा है, तो इसलिए हमने इसको पार्ट्स में लिखा हुआ है। तो जो पार्ट आपसे पूछा जाएगा आपको पता होगा, अच्छा इसमें ये इन्फॉर्मेशन थी, इसमें ये लिख देंगे। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता। अभी तो कर रहे हैं, कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन देखोगे फिर खुद ही समझ आ जाएगा कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। इक्वल टू जीरो, एंड ऑब्जेक्ट फॉल्स विथ कांस्टेंट स्पीड। मैं वो अभी वो मार्किंग करेंगे ना, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे मार्क हमने जीरो मार्क किए। बस एक लाइन रह गई, इसको कंप्लीट कर लें। कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, ये जो कांस्टेंट स्पीड आपको मिली थी ना इसमें, 55 जो वैल्यू आई थी वीडियो में,
तो उस कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो जब भी कहीं वर्ड आएगा ना टर्मिनल वेलोसिटी, तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर फ्री फॉल मोशन की बात हो रही है। और जब फ्री फॉल मोशन में स्पीड कांस्टेंट हो जाती है एक पॉइंट पर आकर, तो उस स्पीड या वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। ये सिर्फ फ्री फॉल में वर्ड यूज होगा टर्मिनल वेलोसिटी का, और किसी में नहीं यूज कर रहे होते हम। ठीक है। तो ये अभी हमारे पास वो एक्सप्लेनेशन आई है जो आपने अभी ऑब्जर्व की थी। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनानी है? हाँ। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हम पॉइंट्स कैसे मार्क करेंगे? ठीक है, उसमें कौन सा पार्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, अब ये एक बार देख लेते हैं इसमें। फिर आपके पास ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे हमने इसमें रिजल्टेंट फोर्स लिखा है, और अभी हमने कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ की, कोई मार्किंग नहीं की, तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका मैंने पूरा स्क्रीनशॉट वैसे शेयर कर दिया है, तो अगर नोट नहीं भी किया तो मसला नहीं है, उसमें से आप नोट कर लेना। ओके। वापस आते हैं अब ग्राफ वाले पार्ट की तरफ। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ यूज करेंगे, क्योंकि स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर। और टाइम तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट होता है। तो टाइम तो आपको यहाँ पर इंक्लूड करना ही करना है। तो एक आपके पास वाई एक्सिस पर क्वांटिटी आएगी, एक एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी आ जाएगी। अब वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले रहे हैं हम मीटर पर सेकंड में, और एक्स एक्सिस पर टाइम की क्वांटिटी है सेकंड्स में। ठीक है। अच्छा, इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है पैराशूट के साथ बनाएंगे, पैराशूट वाला पार्ट भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे अभी। तो सबसे पहले थोड़ी देर आपको लाइन स्ट्रेट मिलेगी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद कर्व हो जाएगी, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और फिर तेजी से नीचे आएगी शॉर्ट टाइम में, और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है। अच्छा, अब इस पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब हमने ग्राफ ऐसा क्यों बनाया। सबसे पहली बात ये कि जब हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि रेस्ट से रिलीज करना है। तो पहली इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो वैल्यू ऑफ जी यानी 9.8 के इक्वल है। ठीक है। पैराग्राफ में भी हमने ये डिस्कस किया था कि बिल्कुल स्टार्ट में एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड लेंगे अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप जंप या रिलीज करोगे ऑब्जेक्ट को, तो उस वक्त एयर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा एक्ट नहीं कर रही होती। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में जब ऑब्जेक्ट फॉल करेगा, तो थोड़ी देर बाद जो है वो स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब फॉर सपोज उसी ऑब्जेक्ट को आप दोबारा कंसिडर करते हो अगर, अच्छा, जो बॉडी का वेट है वो अभी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो एरो का साइज है ना, इससे आप फोर्स को रिलेट करना। ठीक है, अभी जैसे हमने वेट का एरो बनाया है, ये इसकी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना लॉन्ग आप एरो बनाते हो, जैसे लास्ट टाइम वेक्टर डायग्राम में बनाया था, जितनी बड़ी फोर्स होगी उतना बड़ी उसकी लेंथ एरो की बनती है। ठीक है। अभी स्टार्टिंग में एयर रेजिस्टेंस कम होगी,
ठीक है, हम इसका एरो यहाँ पर शॉर्ट बनाएंगे थोड़ा। ये एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी आप देखकर ही बता सकते हो कि डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि जो बॉडी का वेट है यहाँ पर, वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी इस वाले सिनेरियो में बॉडी का वेट जो है वो एयर रेजिस्टेंस से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके पास डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट अभी एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी एक साइड की फोर्स ज्यादा है। तो यहाँ पर आप ये लिखोगे कि बॉडी अभी भी एक्सेलरेट कर रही है। अच्छा, अब इसको आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि थोड़ी देर बाद एयर रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी स्पीड बढ़ने के साथ साथ, तो वो बॉडी के वेट को बैलेंस करेगी। ठीक है, तो थर्ड सिनेरियो ऐसा होगा कि सेम वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब फोर्सेस चेंज हो रही हैं। मतलब बॉडी का वेट तो वैसा ही है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो अगर बॉडी का वेट इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब एयर रेजिस्टेंस भी पहले से ज्यादा हो जाएगी। अब आप देखो दोनों साइड पर आप फोर्सेस देखकर ही बता सकते हो कि अब ये बैलेंस है। ठीक है, तो यहां पर वो वाला पार्ट होगा जो हमने ऊपर लिखा था कि एक्सेलरेशन, सॉरी पहले एयर रेजिस्टेंस लिखते हैं। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्पीड। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और अभी आप देखो इस डायग्राम में दो फोर्सेस हैं। लास्ट टाइम जैसे आपने पैरेलल फोर्सेस के बारे में देखा था ना, कि अगर टग ऑफ वॉर में राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों एक जैसी फोर्स लगाएं तो बॉडी कहीं भी नहीं जाएगी, एक मतलब रेस्ट स्टेट में आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर जो बॉडी फॉल कर रही है ना, अब उस पर डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स एक जैसी हो गई। ठीक है, तो ना तो अब उसकी डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है अपवर्ड से, ना उसकी अपवर्ड फोर्स कम है डाउनवर्ड से। दोनों एक जैसी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। मतलब बॉडी का वेट इक्वल हो गया एयर रेजिस्टेंस के। तो अब दोनों फोर्सेस में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों बराबर हो गए। इस सिनेरियो में क्या होगा, जब फोर्स नहीं है तो बॉडी एक्सेलरेट भी नहीं कर रही, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। और अभी जैसे हमने लिखा कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से फॉल करती है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी आपको मिल रही है, उसको आप टर्मिनल वेलोसिटी कहोगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब जो ग्राफ ड्रॉ किया है ना, अब ग्राफ में जैसे हमने पहले बात की थी कि एक्सेलरेशन बहुत थोड़े टाइम के लिए 9.8 रहेगी। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग में ये जहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको थोड़ी सी नजर आ रही है,
ये फर्स्ट पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही है जो हमने यहाँ लिखा। मतलब जो पोजीशन वन की इंफॉर्मेशन हमने लिखी थी वो यहाँ पर है, जब आपके पास एक बिल्कुल कांस्टेंट ग्रेडियंट बन रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में आपको याद होगा जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है डायगोनल, उसका मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, स्पीड बढ़ रही है और एक्सेलरेशन थोड़ा सा उसका जो चेंज होता है वो कम होना शुरू हो गया था। आपने जो स्पीडोमीटर देखा था शुरू में बहुत तेजी से चल रहा था, फिर स्लो हो गया वो, यानी एक्सेलरेशन का जो रेट है वो कम हो रहा था, मतलब डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पर आकर एक्सेलरेशन जीरो हो रही है, तो यानी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो रही है और बॉडी की एक्सेलरेशन अब चेंज हो रही है। ठीक है, वो जो स्पीडोमीटर स्लो चलना शुरू हुआ था उसका मतलब यही था कि अब जो है वो ऑपोजिट फोर्स बढ़ती जा रही है और आपकी जो फॉरवर्ड फोर्स है वो तो सेम थी, उसकी वजह से अब एक्सेलरेशन का रेट चेंज हो जाएगा और डिक्रीज हो रहा है बेसिकली। उसके अलावा फिर जैसे हमने थर्ड पार्ट में ये कहा कि वो फाइनली एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ तक, इस पार्ट तक हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब बात है पैराशूट वाले केस की। ठीक है, अब यहाँ से जो डाउनवर्ड ग्राफ जा रहा है ना, इस सिनेरियो में बेसिकली आपने पैराशूट को ओपन किया है। क्योंकि पैराशूट ओपन करने पर आपने देखा था स्पीड तेजी से डिक्रीज हुई थी, यानी उसमें डेसेलरेशन हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ताकि आप डेसेलरेशन शो कर सको। और वो बहुत तेजी से हुआ था, इसलिए ये ग्राफ हम बहुत तेजी से नीचे लेकर गए हैं। ठीक है, ताकि आप ये दिखा सको कि बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ है ये प्रोसेस। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा पहले वाले के कंपैरिजन में। तो अब इसमें जो फोर्थ पार्ट आएगा वो डेसेलरेशन का है। तो नंबर फोर, नंबर फोर में हम ये लिखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है पैराशूट का साइज और उसका एरिया बड़ा होने की वजह से अब एयर रेजिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगी और बॉडी का वेट जो है वो उसके सामने अब कम हो जाएगा। मतलब बॉडी का वेट उतना ही है अपनी जगह पर, लेकिन एयर रेजिस्टेंस उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो गई है अचानक से। ठीक है, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपने पैराशूट को ओपन किया, उसका एरिया ज़्यादा होता है। और उसके अलावा अब एयर रेजिस्टेंस ग्रेटर हो गई बॉडी के वेट से। पहले वेट ग्रेटर था, इसकी वजह से डेसेलरेशन हो रहा है, स्पीड यानी डिक्रीज हो रही है। और बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और जैसे आपने ऑब्जर्व किया था कि उसकी दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत छोटी थी, पहले 55 थी तो दूसरी 5 थी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था। तो फाइनली इसका कंक्लूजन ये बना लास्ट में, एज पैराशूट इज स्लो डाउन, द एयर रेजिस्टेंस acting on it decreases and it again becomes
इक्वल टू वेट और फाइनली जो बॉडी है वो अब एक लो टर्मिनल वेलोसिटी से जो है वो फॉल करेगी। ठीक है। द पैराशूटिस्ट विल नाउ फॉल एट अ लोअर टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। और ये जो लास्ट वाला पार्ट हमने नंबर 4 मार्क किया है, ये नंबर 4 आपको यहाँ मिलेगा, ये जो डेसेलरेट हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये आपके पास पूरा फ्री फॉल आ गया। सर एक क्वेश्चन था। जी। सर जब पैराशूट ओपन हो तो उसके बाद ही सारा काम होता है ना। नहीं, उससे पहले भी हमने लिखा है, स्टेप नंबर 4 पे आके ओपन हुआ है, उससे पहले विदाउट पैराशूट चल रहे थे सब। अभी ठीक है जो, सर। हाँ, वीडियो में जो देखा था उसमें स्टार्टिंग में विदाउट पैराशूट था, पैराशूट तो बस लास्ट वाले स्टेप में ओपन हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार पैराशूट वाला पार्ट दें, कभी कभार ऐसा होता है कि पैराशूट से पहले पहले वाला पार्ट पूछ लेते हैं, या कभी कभी सिर्फ पैराशूट वाला पार्ट पूछ लेते हैं। तो डिपेंड करता है। और कभी कभी होता है कि पूरी एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है। लेकिन आपके पास ये कि इसमें डिटेल सारी इस वजह से लिख दी कि आप सेम इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें वैरायटी तो बन ही नहीं सकती, एक ही सिनेरियो है। तो उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता, बस चेंज यही हो सकता था कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें। तो वो आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हो नहीं सकता इस तरह से। अब इसके आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो वो बिल्कुल आपको डायरेक्ट इसी तरह से मिल जाएंगे। अब जैसे ये वाला पार्ट देखो आप, बिल्कुल सेम वही ग्राफ दिया है इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ किया हुआ है जैसे अभी हमने ड्रॉ किया था। और इन्फॉर्मेशन भी अगर आप देखो, तो इसमें लिखा हुआ है फिगर 1.2 shows a vertical speed time graph for a parachutist who jumps from a stationary hot air balloon, and the parachutist jumps from balloon at time t is equals to 0, reaches the ground at point B. Point A indicates when parachute opens. On figure 1.2, label a point on the graph where the acceleration is 0। जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 उसको 1 से मार्क करना है, जहाँ पे नेगेटिव है उसको 2 से मार्क करना है, और जहाँ पे डिक्रीजिंग है उसको 3 से मार्क करना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो जीरो एक्सेलरेशन जो होगी उसको 1 से मार्क करना है। ठीक है। अब जीरो एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है कि कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर है। ठीक है, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेसेलरेशन वाला पार्ट, तो डेसेलरेशन वाला पार्ट ये हो जाएगा। और उसके बाद जैसे लिखा है ना डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये वाली थी, एक्सेलरेशन यहाँ डिक्रीज हो रही थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो 4 मार्क्स की जो हम बात कर रहे थे ना, ये रहा पूरा क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस the changes in motion which occur from when the parachutist leaves the hot air balloon until point A।
अब आप ये देखो, उन्होंने अंटिल पॉइंट ए तक की बात की है, यानी पैराशूट ओपन होने से पहले पहले तक का सिनेरियो पूछा है उन्होंने। तो आप 1 2 3 वाला जो स्टेप था, ठीक है, बस वहां तक एक्सप्लेन करोगे कि पहले वो फॉल करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन। अच्छा, मैं बस आपको इसमें कीवर्ड्स बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स को मेंशन करना है, क्योंकि पैराग्राफ तो हम पहले लिख चुके हैं। तो आप इसमें पहले स्टार्ट करोगे कि आपने रेस्ट से बॉडी को ड्रॉप किया, वो एक्सेलरेट करेगा और उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि रिजल्टेंट फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स बढ़ रही है तो एक दूसरे को सबट्रैक्ट करेंगे वो, और रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगी। और इस सिनेरियो में अभी बॉडी का वेट ग्रेटर होगा एयर रेजिस्टेंस से, अभी तक। फिर थोड़ी देर बाद एयर रेजिस्टेंस और बढ़ेगी, और एक टाइम पर वो इतना इंक्रीज हो जाएगी कि बॉडी का वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। अब बॉडी का वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, और बराबर होने के बाद अब इसमें होगा ये कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से फॉल करेगी, जिसको आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हो। ठीक है, बस ये पॉइंट्स आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं। और इस केस में आप फोर्स बताओगे कि रिजल्टेंट फोर्स अब जीरो हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है ना इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, तो फोर्स लाजमी लिखना कि कहाँ पर थी कहाँ पर नहीं थी। और रीजन तो आप लिख ही रहे हो ऑलरेडी सारे, बस उसको रिलेट करना है फोर्स के साथ। तो यहाँ तक आपके पास कोई क्वेश्चन? अब आप देखो 4 5 6 7, मतलब एक टॉपिक पूरे 7 मार्क का क्वेश्चन उसी से बना हुआ है। ठीक है, और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 23 का है। ठीक है, तो मतलब 7 मार्क्स तो खैर नहीं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स, इतने मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा इसमें आसानी से। ठीक है, और बहुत आसान है, कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई वेरिएशंस नहीं है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है सर कि ये होगा तो इस तरह से हो सकता है, जैसे सर्किट कॉम्बिनेशन में होता था। तो बहुत इजी टू द पॉइंट टॉपिक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल मोशन का।